नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे व्यवसायी से और एक ऐसे समाज सेवी से जिनका नाम मऊरानीपुर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। चलिए मिलते हैं जयशंकर देवलिया जी से। नमस्कार देवलिया जी। पहले तो बंजारा चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सदा तरक्की करता रहे, यही मेरी कामना है। देवलिया जी का एक्चुअल में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब कैसे वो इतने अच्छी स्थिति में हैं? आप अपनी शुरुआती दौर के कुछ संस्मरण हमें शेयर करें। आज इस शुरुआती दौर का ये है कि हम अपने पिताजी के 3 भाई 3 बहन थे। हम लोग कोई बड़े परिवार से, रईस परिवार से नहीं है। एक्चुअली मेरी पृष्ठभूमि ये है कि मेरे पापा, दादाजी और दादी प्लेग के टाइम पर जो है मऊरानीपुर, तरीचर से मऊरानीपुर आए थे। तो तरीचर से आने के बाद अब उनका पैतृक धंधा था, बर्तनों की दुकान थी। और बब्बा हमारे जो है दादाजी हैं, वो काम करते थे नगर पालिका में एक मुंशी के तौर पर। कोई अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन हाँ भगवान की कृपा से क्रेडिट बहुत थी, जो आज भी बरकरार है। क्रेडिट बहुत थी। और अच्छा, हमारे पिताजी जो है रामेश्वर प्रसाद जी देवलिया, वो टीचर थे। अच्छा। प्रधान अध्यापक एमपी में कनेरा में 24 साल रहे हैं। अच्छी सेवाएं की, कभी दंडफन नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में। ऐसी एक नौबत आई थी जब प्रधानों का इनका मामला चला, तो मेरे पिताजी ने वहाँ से जो है अपना ट्रांसफर ले लिया था कि भाई मैंने आज तक कोई दंडफन नहीं किया, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हमारी पृष्ठभूमि ये है कि हम फिर यहाँ से आगे अपने जीवन में प्रवेश किए। धीरे धीरे 18 साल के हुए। अब ये लगा कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए भाई। पिताजी कहाँ तक रोजगार पर होना चाहिए। पिताजी हमारे कब तक जो है हम लोगों को झेलेंगे। उससे हम धीरे धीरे अपना बढ़ाते गए। फिर एक समय एक दिमाग में आया कि अब मऊरानीपुर में कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, बाहर आजमाते हैं। हाँ, बाहर आजमाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद सीधा जुगाड़ बनाई तो 100 रुपये मिले हमें। 100 रुपये वो भी हमारे दादा दादी हमें बहुत चाहते थे, उन्होंने पैसे दिए। कहाँ गए फिर आप? फिर हम 100 रुपये लेके सीधे दिल्ली से एक हमें कोई ठेकेदार मिला। बोले हम तुम्हारी नौकरी लगवा दें। और ठेकेदार कोई सरदार था, नाम तो याद नहीं है, चावला जी थे कोई। और वो लेके गए हमें, बस में बैठे हम। अब बस में इतना लंबा मैंने सफर किया नहीं, शिमला तक था। शिमला ले गए? हाँ, हमें शिमला ले गए। तो शिमला नहीं, पहले गए कालका। कालका से छोटी लाइन चलती है शिमला के लिए, बाय ट्रेन। हाँ, उस ट्रेन से हम शिमला गए। तो शिमला में हम 2-3 दिन रुके। अब घूमने फिरने का तो ऐसा, जब जेब में पैसे नहीं होते तो घूमने फिरने का कोई मतलब नहीं। वहां से जैसी ट्रेन से वहां गए हम, तो उन्होंने हमसे बोला देखो कॉन्टिनेंटल कंपनी है, अशोका लीलैंड के टायर ट्यूब बनते हैं वहाँ पे, तो आपको उसमें काम करना हो तो बताइए। ठीक है। हमने कहा भैया हम तो देखो काम करने के लिए, मैं तो बेघर हूँ। है वहां से चले हम लोग। जैसे ही हम लोग चले तो कापनू पहुंचे हम, नारकंडा। कापनू नारकंडा वो चीन के बॉर्डर पे है। तो अब उस वक्त जो है मेरे पास केवल जो है एक चादर था और एक दरी थी और एक जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े, इतना हमारे पास था, कुछ नहीं था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद आया, बोले परसों से काम करना है। तो अब रुकने की भी व्यवस्था नहीं थी। रुकते तो ऐसे थे कि पट्टियों के बने थे मकान, और पट्टियों के मकान पे हम लोग जो है रात के लेटे, ऊपर से बारिश हो रही, पानी है और ठंड लग रही, लेकिन रात के जो है लेटे रहे अपने। फिर काम प्रारंभ हुआ। फिर ये भी नहीं देखा मैंने कि ये काम छोटा है या बड़ा, और काम को हम आज भी महत्व देते हैं। मेरे पास
साधन होने के बावजूद भी आज भी मैं साइकिल से और पैदल जाता हूँ। कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं हमारे पास तो आज गाड़ी ही होना चाहिए तो हम चलें। आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे निकले हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं। शिमला कितने बरस रहे आप? शिमला हम कुल 4 महीने रह पाए। अच्छा, फिर क्यों वहाँ से आना हुआ? वहाँ से ऐसा आना हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। अच्छा, 1984। हाँ, 84 में हम वहीं थे और इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो हत्या होने के बाद हमें ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि हम फंस जाए। तो रातों रात हमने 40 किलोमीटर की यात्रा की पैदल। हाँ, पैदल 40 किलोमीटर की यात्रा की। फिर इधर आए तो झरना, उधर आए तो झरना। अरे एक तो बाकी इतना खतरनाक था कि हम जो है लेटरिन के लिए बैठे लोटा लेके, तो अजगर सांप वहां से फूस रहा और हम लेटरिन का लोटा छोड़ के वहां से भागे। अच्छा। इतनी हमारी मुसीबत के दिन आए थे उस वक्त। और फिर जब वो 2 दिन का पीरियड हमारा ऐसा पड़ा, कपड़े मपड़े सब छोड़ के भागे, तो भैया मैंने सीमेंट की बोरी ओढ़ के काम चलाया। अच्छा। तो कालका से शिमला से कालका फिर दिल्ली आए? हाँ, फिर दिल्ली आए। फिर दिल्ली भी आने के लिए मैंने 2 दिन मजदूरी की 19 नंबर 12 खम्मा रोड पे। आज भी मुझे याद है। तो उस वक्त क्या है कि वो टीन चलते थे ये, तो टीन से पानी निकाल के फिर बिल्डिंग पे खींचना पड़ता था। अच्छा, ऊपर से जो टीन लगे सिंचाई। हाँ, तो उसकी सिंचाई की 2 दिन के बाद हमारा किराया पूरा हो गया 60 रुपए के लगभग। अच्छा, किराए के लिए आपने? हाँ, किराए के लिए मैंने। तो फिर हम यहाँ बैठे सीधे कुतुब में और अपने सीधे घर आ गए। फिर इसके बाद जो है फिर बेरोजगार हो गए। तो यहाँ आए तो हमारे यहाँ जो है अपने यहाँ कोर्ट आ रहे, उनसे कोर्ट वगैरह बनी थी। जी। तो यहाँ स्टाम्प विक्रेताओं की जगह नहीं थी। हमने कहा चलो भाग है, पैसे तो है नहीं, भाग है अपना अपना हो जाएगा तो हो जाएगा। तो एक हमारे ओपी वाजपेयी ADM अपर जिलाधिकारी, वो हमारी शुरुआत है। उनके पास गए, हमने कहा भैया हम बोले एजुकेशन का है, हमने हमारे फलानी एजुकेशन। तो बोले वो आप जो है जब आप इतनी बढ़िया एजुकेशन है तो आप सर्विस क्यों नहीं कर लेते? कितनी एजुकेशन रही है? अच्छा। तो हमने कहा सर्विस तो हमें अगर आप चपरासी रख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो बोले वो चपरासी क्या, तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो। हमने सब ऐसा है ना कि हम तो वाजपेयीपुरा के आपकी शहर में ही रहते हैं, क्योंकि वाजपेयीपुरा मऊरानीपुर में है। वाजपेयी वो थे, कास्ट फीलिंग की वजह से उन्होंने हमें, फिर बाबू ने परेशान किया, 500 रुपए दो तब लाइसेंस बनेगा, नाम तो नहीं लेते बाबू का। फिर जो है उन्होंने हमें बुलाया, फिर हम उनके पास गए तो बुलाया उन्होंने। 1 घंटे बाद बाबू को ऑर्डर दिया कि लाइसेंस बना के लाइए। उन्होंने लाइसेंस बना के दिया। तब यहाँ पर स्टाम्प विक्रेता कोई इतनी बड़ी उसका नहीं था। अच्छा। मार्केट से मैंने पैसा उठा के स्टाम्प वगैरह में लगाया। उसमें हमारा क्योंकि रेपुटेशन हमारी ऊपर हमेशा रही है, उसमें जो है फिर हम धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, उससे हम बढ़े। इसके बाद फिर आप इस फील्ड में आप कितने साल रहे? इस फील्ड में हम आज भी हैं। अच्छा, आज भी? हाँ। अच्छा। हमारा जो है ई स्टाम्प का काम आज भी तहसील मऊरानीपुर में चलता है, जो हमारा छोटा भाई और हमारा भतीजा देखता है। इसके अलावा आप फिर ये और भी बड़े बिजनेस में, जैसे आपका एक बहुत बड़ा नामचीन होटल है, तो ये कब आए आप और कैसे आप आए? एक्चुअली क्या है कि जो इनकम टैक्स का जरिया होता है, क्योंकि हमने एक प्लॉट लिया था जहाँ मेरा मकान बना है 1.5-2 बीघे का, तो वहाँ जो है मैंने प्लॉटिंग की, उसका पैसा मेरे पास आया। पैसा आया तो मैंने प्लॉट खरीदा, उसका पैसा बिक गया वो प्लॉट। उसमें ये एक्चुअली होटल के उद्देश्य से मैंने कोई काम नहीं किया था, तो उसमें अपना कोई इसमें होटल का कोई वो नहीं था। मार्गदर्शन हमें लोगों ने दिया, कहा कि नहीं भैया ऐसे ही कर दो यार, यहाँ ये होटल है, दूसरा होटल नहीं है, चल नहीं पाएगा। लेकिन मैंने कहा ठीक है, नहीं चलने दो। ईश्वर की कृपा से बच्चे कमाने लगे, अब हमें बुढ़ापा हमारा अच्छी तरह से कट जाएगा। ये कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। एक SBI में मैनेजर है, बहू भी हमारी SBI में मैनेजर थी, और एक हमारा बेटा पहले स्पेनिश ट्रांसलेटर है, और स्पेनिश के बाद अब उसने जो है 2 सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी दिल्ली में डाल दी है। उसकी बहू अभी यहाँ
एज ए लेक्चरर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज में, क्योंकि यहाँ उसको चार्ज मिलेगा प्रिंसिपल का ही जी। क्योंकि दूसरा कोई उसकी बराबरी का नहीं है। देवेंद्र जी, आपका एक पक्ष अगर बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है तो दूसरा आपका समाज सेवा से भी जुड़ा है, तो वो किस तरह से आप करते हैं? एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा पिताजी वगैरह तो हमें डांटते रहते थे, लेकिन मोहल्ले के लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक हमारे पुत्तल लाल पहाड़िया जी थे, तो बोले बेटा आप तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। आज वो नहीं है, स्वर्ग लोग हो गए हैं जी। तो उन्होंने हमें एक बार चुनाव लड़ाया। मैं उनको आज भी काहे का चुनाव लड़े? पार्षद का। अच्छा अच्छा। नगर पालिका परिषद का रानीपुर में। अच्छा। मतलब पहला चुनाव में वाजपेयीपुरा से लड़ा था। अच्छा। जिसमें मैं 125 वोटों से जीता था। अच्छा। दूसरा चुनाव में फिर जो है लोग बाग आए, नहीं बोले आपसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अच्छे सीसी रोड डलवाए थे। उस वक्त राजेंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन हुआ करते थे जी। और अच्छे लोगों में उनकी गिनती थी, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। और फिर इसके बाद जो है जैसे दूसरे चुनाव की बात आई तो फिर दूसरा चुनाव के लिए भी लोग बाग आ गए, नहीं बोले आपको ही लड़ना पड़ेगा। मैंने चुनाव कर लड़ा, फिर जीते चुनाव। फिर चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार चुनाव लड़े, तीसरी बार लोगों ने कहा, तो तीसरी बार हम राजनीति से शिकार हो गए। मतलब आप हार गए? चुनाव हम हार गए कुछ वोटों से। अच्छा अच्छा। फिर मैंने चुनाव लड़ा बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। हमें अब चुनाव राजनीति नहीं करनी है। हमें बस फिर हमारा एक ही दिमाग आया कि जिसकी अब जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो अपने गरीबों की मदद करना और ये सारी चीजें करना अपना एक ध्येय बन गया है। जैसे अभी ये कार्यक्रम हुए, लॉकडाउन वगैरह चला, कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में मैंने जो है गरीबों को अपने यही बनवा के खाना वगैरह सब वितरित किया। गरीबों के यहाँ कंबल अम्बल जो चीज की आवश्यकता थी उनको बंटवाया, बिस्कुट के पैकेट हुए, अनाज हुआ, ये सारी चीजों की मैंने व्यवस्था की। इसमें हमारा एक और है, हमारे जो है नगर के जो आज हमारे सांसद जी महोदय है अनुराग जी शर्मा जी। ये भी बहुत बड़े त्यागी हैं। इन्होंने हमारा बहुत साहस बांधा और इन्होंने भी गरीबों की बहुत मदद की। इनके यहाँ से तमाम चीजें हमारे पास आई वितरण के लिए, बॉक्स वगैरह आए और सारी चीजें मेरे ही पास आती हैं, क्योंकि उन्हें हमारी क्रेडिट कार्ड की जानकारी है। आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। तो उन्होंने जो है हमारे पास जो जितना सामान भेजते मैंने क्रम से सबको बंटवाया, पूरा सामान बंटवाया, उसमें अपनी भी भागीदारी की। जैसे उन्होंने अगर हमें 1 लाख का माल भेजा तो उसमें हमने 50,000 मैंने अपने जोड़ दिए। जो ईश्वर की कुछ अनुपम लीला है, कृपा है, गौ माता की कृपा है। तो आपका गौओं से बड़ा शौक रहा है, गौओं को पालने का आपका एक अलग हटके अंदाज रहा है, वो भी बताइए। हम गाय का एक शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे गाय खरीदने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, एक दिन दिमाग में आया कि गाय तो लेना है। एक मुन्ना सितौरा का है यादव, उससे मेरी दोस्ती थी। वहां हम गए तो हमने कहा भैया एक गाय दे दो। तो बोले महाराज एक नहीं 6 ले जाओ। हमने यार तुम ऐसी धूपों को गाय मार रहे हो, कैसे देंगे हम आपको, हमें तो बड़ा कष्ट है। तो बोले नहीं अच्छी गाय दे रहे थे। हमें अच्छी नहीं चाहिए, जो आपकी सबसे ज्यादा कमजोर हो वो गाय। बोले क्यों? हमने अच्छे लोगों को सब खिलाते, बड़े आदमियों को सब खिलाते हैं, गरीबों को कोई नहीं खिलाता। तो अपनी एक सोच जो है, चाहे गाय हो चाहे इंसान हो, अपन उसी उद्देश्य पे चलते हैं। आज भी गाय माता की कृपा से ही सारी चीजें कुछ हुआ। हम ऐसे मकान में रहे कि जहाँ लोग रह नहीं पाते थे, आज वहाँ जितने लोग रहे हैं। एक और गाय की डेयरी, भैंसों की डेयरी किए था कोमल यादव, उसकी सारी भैंसियां वहाँ खत्म हो गई थी। कम से कम 10 लाख का नुकसान लगा था। और उस मकान में जैसे हम पहुंचे तो गाय माता ने ऐसी कृपा की कि आज वहाँ मकान में चमन बरस रहा है। आज तक हमें हमारे आज भी आप कितनी गायें पाले? आज भी हमारे पास 5 गाय हैं। इसके अलावा मैं एक अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो विरोधी बहुत होते हैं। हाँ। आपके विरोधी भी होंगे। हाँ। तो उन विरोधियों पे आप गुस्सा भी आती हो? नहीं। तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए ऐसा है, विरोधी तो उनका काम विरोध करना है, हमें अच्छा काम करना है। देखो अच्छे को बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। विरोधी है? हाँ है,
विरोधी तो होते ही हैं, हर आदमी के राम भगवान के विरोधी थे, तो हम तो क्या चीज है। लेकिन हमने बताया आपको, अपने जो है अच्छाई को, बुराई को जो है अच्छाई से जीतने का शौक है। विरोधी अगर हमारा है तो मैं उसके घर जाऊंगा, उससे बात करूंगा, बैठूंगा। वो मुझे पता है कि जो विरोधी है, इसके बावजूद भी मैं उसके घर चार बार जाऊंगा। तुलसीदास जी की एक कविता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्योंकि अगर विरोधी अगर विरोध नहीं करेगा तो मुझे अपनी कमियों का पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं जो है विरोधियों से भी मिलकर चलता हूँ। देवलिया जी, आपके जीवन में ऐसा कोई पल जिससे आपकी आंखें नम हो जाती हो, बताइए। हमारा पल ये है कि ये जो है हमारे नरेश ब्रैतरे जी थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे। ये बड़े अच्छे हमारे प्रेमी रहे हैं, छोटे भाई थे वैसे हमारे। क्या हो गया उनको? ये कैंसर की लंबी बीमारी के कारण इनका अभी 7/9/2021 को निधन हो गया है। अभी हाल ही में जी, जिनको मैं अपनी श्रद्धांजलि भी करता हूँ। तो इन्होंने मेरे साथ जो है एक बार जब मैं वहां से लौट के आया काफी से शिमला से जी, तब मेरे पास कोई भी बजट नहीं था। अच्छा। हम एकाएक गए इनके पास, दुकान ये कंट्रोल कोका की दुकान किए थे, हमने यहाँ दिया एक मदद करो। हमने कहा यार स्टोव लेना है मुझे, अच्छा खाना बनाने के लिए। जब गैस तो गुस्से में आप घर छोड़ दिए थे क्या? हाँ, घर मैंने छोड़ दिया था गुस्सा में जी। तो हमारे दादाजी ने मुझे रूम दिया था, कमरा। उसमें जब हम गए तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं था, बर्तन भी नहीं थे। तो मैंने स्टोव के लिए इनसे 75 रुपये लिए। उस वक्त जो है 55 रुपये का स्टोव आता था, और 20 रुपये का मैंने नमक धना अपना जी जरूरत की चीजें हैं वो मैंने ली। ये कौन सी सन की बात है? जो सन 84 के लास्ट, 85 के लास्ट, 84 के 9वें महीने की है। और वहां से अपना प्रारंभ हुआ। आज वो मेरे बीच में नहीं है। उनको पैसे लौटाए? हाँ, पैसे तो मैंने लौटा दिए थे, लेकिन यादें उनके साथ जुड़ी, यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। और बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, दमन टाइप का व्यक्ति था, किसी से डरने वाला व्यक्ति ने था। और बढ़िया जो मैं काम करता हूँ वही काम करते हैं। अच्छा देवलिया जी, आपने उसका उल्लेख किया था कि आप राम जन्मभूमि कांड में जेल भी गए। हाँ, जेल गए। जब मेरे बच्चे जो है छोटे छोटे थे तो यहाँ एक पाठक जी कोतवाल थे, दरोगा थे। अब कोतवाली तो बाद में हुई, पहले तो था नहीं था। तो वो हमारे घर पे आए जब मैं 5 था, सन 85 की बात है। तो हमारे पास घर पे आए तो हमने कहा भैया, नहीं 85 की नहीं है, सॉरी, ये 93 की बात है। 13 तब भी 5 था। तो 93 में जब ये हमारे पास आए, हमसे बोले भैया लाओ नाश्ता करना। तो मैंने इनको नाश्ता कराया, जलेबी समोसे मंगाए। किनको? पाठक जी को, कोतवाल को। उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाला और ले गए। तो हम 15-20 दिन जो है जेल में, राम जन्मभूमि मामले में पूरे जेल में रहा। वहां भी हम लोगों की अच्छी सुटाई हुई। प्रागीलाल को भी मारा गया, हम लोगों को भी पीटा गया, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं। भगवान के नाम पे तो कुछ भी हो। हाँ, भगवान के नाम पे पिटाई का क्या मतलब? जन्म दिया उन्हें तो मरना तो है ही उस वक्त। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ फिर घटना घटी। बच्चे हमारे दोनों छोटे थे, एक 2 साल का था, एक छोटा था 1 साल का। तो उनके खर्चा पानी के लिए भी हमारी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि कभी कोई इस तरह की साथ नहीं देता। देवलिया जी के और शौक क्या है ऐसे जो लोगों को पता ही नहीं? हमें केवल हमारा एक ही शौक है, गरीबों की सेवा करना और अपना 10% दान करना। बकाया ना तो बीड़ी पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, और ना कोई ऐसा हमें ऐब है तम्बाकू बीड़ी सिगरेट इन सब चीज से हमारे पूरे ना किसी से चिढ़ता हूँ, ना किसी से कोई चिढ़ता हूँ, ना मुझे किसी से बैर है। देवलिया जी, आपकी जिंदगी के मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपके 6 दशक पूरे हो गए, 60 साल के तो आप हुए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए। आने वाली बची हुई जिंदगी की आप दिन को किस तरह प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? इसी तरह से समाज सेवा करते रहेंगे और इसी तरह से प्रोजेक्ट करेंगे।
अंतिम दौर तक ही गरीबों की ही मदद करें। कोई और ख्वाहिश ऐसी जो आपको लगता है कि पूरी करना अभी बाकी? नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना तो मैं कभी कोई चुनाव लड़ रहा। चुनाव इसलिए लड़ना है कि चुनाव में जो है आजकल इतनी भ्रष्टखोरी हो गई है चुनाव में कि आप अधिकारियों को पैसा नहीं देते तो काम नहीं होता है, और पब्लिक की डिमांड होती है चुनाव में कि आपने क्या किया, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाए। इसलिए चुनाव तो हमारे पास कई बार ऑफर आया, अभी आया था कि चेयरमैन का आप चुनाव लड़ लें, आगे लोग बात भी कहते रहते हैं, लेकिन मैंने इन सारी चीजें गंदे, अब चुनाव का मतलब है गंदी राजनीति, इन सारी चीज सर सेवा करना है तो ऐसी करते रहते हैं। देवली जी, बंजारा बीट एक ऐसा चैनल है जो शिक्षाप्रद है, सोशल है जी। हमारे युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखो, हम लोगों की तो पीढ़ी ने जो झेला है वो झेल लिया, आप लोगों को इतना बड़ा करके हमने कर दिया है। अब आप लोग जो है अपनी पीढ़ी के लिए अच्छे काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, तम्बाकू गुटखा इन सारी चीज़ों में नौयुवक ना पड़े। ये सारी चीज़ें हम उनको संदेश देना चाहते हैं। और भविष्य में, हालांकि मैं अपने मुंह से तो नहीं कहता हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो गरीब है और उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो मेरे पास आएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा और उसकी फीस देने में मैं सक्षम रहूंगा। तो ये थे देवलिया जी, जो समाज सेवा को फोटो सेवा की तरह नहीं देखते हैं। इनका ये कहना है कभी भी किसी भी वक्त इनके पास कोई भी गरीब अगर आता है तो ये उसके लिए सदैव दिल खोलकर बाहें पसारे बैठे हुए हैं। देवलिया जी, बात करने के लिए बंजारा बीट से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।